नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एनईटी यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारे रियल पाकिस्तानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और अभी जिस रिसर्च सेंटर के बाहर हैं हैप्टिक्स, ही इज़ डायरेक्टर हियर, और उनकी कोशिशों हुई की वजह से ये जो है रिसर्च सेंटर कायम किया गया है। और इसके साथ साथ एनईटी यूनिवर्सिटी में ये जो है एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। और इंटरनेशनली मैं आपको बताती चलूँ कि माशाल्लाह से इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं इंटरनेशनली जो है वो रिकगनाइज़ किए गए काफ़ी कंट्रीज़ में, जिसमें जो है बैंकॉक, श्रीलंका, हंगरी, यूके। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे एम्बेसडर्स मौजूद हैं जो दुनिया भर में अपने काम से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली डॉक्टर रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे बात करते हैं और मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी डॉक्टर रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपने शो रियल पाकिस्तानी में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। मिस मीना, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत मज़े में हूँ। और आपकी लैब में आके आप यकीन माने, मैं ज़्यादा मुझे खुशी भी हो रही है और मुझे एक्साइटमेंट भी इस लिहाज से रही है क्योंकि आप मुझे एक चीज़ बता रहे थे। जी, आप जी। हमें तो शेयर कर रहे थे, मैं अपने नाजरीन के लिए भी ज़रूर पूछूंगी, लेकिन इसके साथ साथ पहले तो मैं आगाज़ ही इस सवाल से करना चाहूँगी कि जिस इस रिसर्च सेंटर को आपकी बड़ी कोशिश है, मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि आप डायरेक्टर तो हैं, लेकिन आपकी जो विजन, जो सोच था, वो क्या था कि आपने कहा कि नहीं, मुझे रिसर्च सेंटर पे काम करना है और एक ऐसा सेंटर कायम करना है जो मेरे लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे आने वाले बच्चों के लिए जो है आगे बहुत फ्रूटफुल साबित हो। मिस, बहुत शुक्रिया। एक तो पहली बात आपका यहाँ आने के लिए, वक्त निकालने के लिए और हम हमारी इस लैब को कवर करने के लिए। देखिए मिस, मेरे नज़दीक मैं बाय प्रोफेशन एक प्रोफेसर हूँ और मेरा काम बच्चों को पढ़ाना है, पर मुझे ये रियलाइज़ होता है कि खाली पढ़ाना इनफ नहीं है। अगर आपने सोसाइटी में इम्पैक्ट डालना है ना, तो आपने कुछ ऐसा करना है जो कि अगली जनरेशन्स को आप देके जाएं। प्रोफेसर की डेफिनेशन मेरे जहन में ये है कि वो थोड़ा सा टीचर से डिफरेंट होता है। और मेरे नज़दीक अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि एक एयरफोर्स का पायलट है, तो अगर उसको आप बगैर जहाज़ के अगर एयरफोर्स के पायलट को आप देखें तो आपको अधूरा लगेगा। तो मेरे नज़दीक एक जेन्युइन रिसर्चर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट लेवल का उसकी अपनी लैब होती है। सो समझ लें इस विजन के साथ ये लैब खड़ी हुई है। वेरी नाइस। तो मुझे ये बताएं, क्योंकि अगर थोड़ा सा हम और पीछे चले जाएं, इसका आगाज कैसे हुआ था, किसने ज़्यादा सपोर्ट किया? आपकी बहुत अच्छी बात है, जो ख्वाब आपने देखा ना माशाल्लाह से पूरा भी हुआ और उसे आगे लेके भी जा जी रहे हैं। जी, मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारे मैं नाम लूँगा। लीडरशिप आपके दायरे की बहुत मैटर करती है। वी आर ब्लेस्ड, वी हैव अ वंडरफुल वाइस चांसलर जो कि रिसर्च माइंडेड है। मतलब ही वर्क 360 डिग्री, मतलब जस्ट नॉट बिकॉज, तो आप ये समझ लें वो इस लैब के और इधर जो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं, इवेंट वगैरह, उसके पैटर्न भी हैं। तो ही सी कि कोई बंदा अगर काम करना चाह रहा है, ही गिव्स फुल हिज बैकिंग, तमाम उनको पूरी सपोर्ट करते हैं, किसी भी लेवल तक जाते हैं। और उन्होंने हमें ये सिखाया है कि कैसे आप सिस्टम में रह के भी अपनी तमाम चीज़ें, अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। और चीज़ें परफेक्ट नहीं है, जाहिर सी बात है, हमें इन चीज़ों को इस तरह से काम करना है कि हम जो भी यहाँ करके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, अगली आने वाली जनरेशन इसको और आगे लेके जाएं। और आई होप कि आप दुनिया में किसी भी ममालिक की हिस्ट्री देख लें, कोई भी ममालिक पहले इस तरह नहीं थे। उनके यहाँ उनकी जनरेशन दर जनरेशन चीज़ें आई हैं, फिर एक दूसरे को ट्रांसफ़र हुई हैं और फिर अच्छे से बेहतर, और एक दिन वो डेवलप कंट्रीज हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, क्योंकि अभी मैंने आपका एक प्रोजेक्ट देखा था, स्पेशली क्योंकि मुझे जो समझ भी आया, डेफिनेटली मैं इस फील्ड की तो नहीं हूँ, लेकिन आपने वो ऑस्ट्रिया का जो अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट है जिसमें आपने रोबोट्स डिजाइन किया है, एक पता नहीं कितने डिस्टेंस पे एक है, फिर आप बताए थे कि उस डिस्टेंस पे वो फील किया जा सकता है, कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट था, प्रोजेक्ट था। उस हवाले से मुझे प्लीज ब्रीफ भी कीजिएगा, मेरे नाजरीन को भी, और वो कितना कामयाब रहा, किस तरह से रहा। और मुझे इसलिए भी हैरानगी रही है, जिस तरह से आप बताए थे माशाल्लाह से, आप एज अ की नोट स्पीकर आप गए बहुत सारी कंट्रीज में। आपको बड़ी हैरत होगी और हमारे नाज़रीन को ये पता होना चाहिए कि इस टाइम दुनिया की जो इंजीनियरिंग है या साइंसेज हैं, जो दुनिया के जो समझ लें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल डिसीजंस है ना, वो हमारे कंट्रीज जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ईरान हो गया, इंडिया हो गया, मेजॉरिटी फैसले यही लोग कर रहे हैं। और इतना ज़बरदस्त टैलेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस पीपल गो अब्रॉड और वहाँ जाके वो काम करते हैं। अच्छा, जहाँ तक आपने उस एक्सपेरिमेंट की बात की, वो इंतहाई वंडरफुल एक्सपेरिमेंट है। वो एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट है, ये फ्यूचर का एक्चुअली एक्सपेरिमेंट है कि आपने एक रोबोट है, उसको हज़ारों किलोमीटर दूर भेजा। ये मेरा पीएचडी का अपना प्रोजेक्ट था। कितने डिस्टेंस पे अगर तकरीबन यहाँ से आप देखें तो हमने, क्योंकि मेरा विजिट लास्ट एज अ कोलैबोरेशन विजिट था, वहाँ मेरी कीनोट स्पीच भी थी, तो स्पीच के बाद वो तकरीबन 7,000 किलोमीटर दूर है।
कराची से इंसब्रुक, जो एक्चुअली ये ऑस्ट्रिया जिसका कैपिटल वियना है, तो वहाँ पे 7,000 किलोमीटर, आप आसान वर्ड में कह लें, आपने 7 पाकिस्तान क्रॉस करके जाना है तकरीबन, 1000 ऑन एवरेज आप ले लें। तो वहाँ पे हमने एक रोबोट को कनेक्ट किया, मैं उनको एक्चुअली स्पीच दे रहा था, तो रोबोट कनेक्ट करने के बाद हमने उनसे ये कहा कि आपके पास ये रोबोट्स हैं, हम इनको अगर एक लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जो कि आपके ऑस्ट्रिया की हिस्ट्री में भी होगा और हमारे लिए भी बड़ा खुशाइंद होगा, तो पाकिस्तान कराची से हम उसे कनेक्ट करेंगे। ना सिर्फ हम उसे कनेक्ट करेंगे बल्कि वो जिस तरह मूव हो रहा होगा, जो कराची वाला रोबोट जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में वो दूसरा रोबोट भी मूव होगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और अमेजिंग बात है वो ये होगी कि जिस चीज़ को वो टच करेगा वो कराची में बैठा हुआ ऑपरेटर उसको फील कर रहा होगा बाकायदा। तो आप इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं, रिमोट सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं डॉक्टर्स वॉर जोन्स में, और आप स्पेस एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, अंडर वाटर आप कोई चीज़ को क्या कहते हैं सर्च एंड रेस्क्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं किसी रेन फॉरेस्ट में ढूंढ सकते हैं। मैं पिछले दिनों इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा था कि आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं। तो दरअसल ये चीज़ ये बताती है कि आपकी कंट्री में एक कैपेसिटी ऐसी है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए आपके पास एक मोटिव होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, और आप फिर उससे ये बता सकते हैं कि बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं इंजीनियरिंग की वो हम इस तरह बाकी भी डेवलप कर सकते अच्छा, हैं। इस प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगा अगर आप रिसर्च की बात करते हैं इसमें, अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं ऐसे रोबोट्स आपने डिजाइन किए हैं तो डेफिनेटली रिसर्च में काफी टाइम लग जी जाता जी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपका कोई ऐसा टाइम लिमिट होता है, ये डेडलाइन होती है कि नहीं मुझे ये प्रोजेक्ट बस अब खत्म करना है, कुछ ऐसा होता है? हाँ देखिए, ये मेरा क्योंकि पीएचडी का प्रोजेक्ट है तो आई वुड से 6 to 7 ईयर्स इसकी एल्गोरिथम और इसकी पब्लिकेशंस हैं, क्योंकि पीएचडी आपको मिलती है जब आप कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी फील्ड में, बाकायदा आपका कंट्रीब्यूशन है। देखिए इंजीनियरिंग में अक्सर ये बात होती है कि आपने एक चीज़ कर ली है मगर उसकी साइंस पूरी नहीं है तो वो बेकार है, ऑन रिटर्न साइंस कह लें आप, जिसे हम पब्लिश भी करते हैं, पेटेंटिंग भी करते हैं। अगर एक इंजीनियरिंग में आपने ऐसी चीज़ कर ली है जिसकी साइंस पूरी है, बेशक वो थोड़ी परफॉर्मेंस कम है पर वो मैटर करती है, तो इसको तकरीबन 6-7 साल लगे। मगर जो थिंग इज 6-7 दैट साल आपने कितने लाइटर नोट पे बोला है? 6-7 साल, अच्छा माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, यहाँ से करने में हमें टाइम लगा एक्चुअली। और दूसरे नंबर पे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा ये है कि इसके लिए जो हमारा मोटिव था वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़बरदस्त। कैसे ज़बरदस्त कि आपने ये नहीं किया कि कोई भी एक रोबोट लिया उसको किसी भी एक स्पेसिफिक रोबोट से कनेक्ट किया। हमने ये नारा लगाया कि कोई भी रोबोट किसी भी लोकेशन पे, किसी भी इंटरनेट के नेटवर्क पे, कोई भी, हम आप यहाँ पे लैब में डिफरेंट रोबोट्स देखेंगे, हम किसी को भी किसी भी वक्त किसी भी कंडीशन और किसी भी काम के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको टेली ऑपरेट करवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट आपने बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ भी किया था, जी अगर जी आप वो शेयर करना चाहें, क्योंकि वहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हमें कोई बाहर के एक्सपर्ट्स या इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है, जब माशाल्लाह से इतना टैलेंट यहाँ मौजूद हो, यहाँ पे लैब हो, रिसर्च सेंटर हो, जो आपने बताया था अर्थक्वेक के हवाले से स्पेशली आप गए थे वहाँ पे, फिर चीफ मिनिस्टर साहब भी आए थे, तो वो किस हवाले से था? और आप इसी में मैं दूसरा सवाल भी करना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की जी उसमें जी यही है, जी जी बिल्कुल। तो इस पे कोई है ऐसा काम जिसपे दीगर प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो? जी, जी, बिल्कुल। देखिए अब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है। हम लोग बेसिकली मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, यानी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी स्मार्ट काम जिसमें इवन रोबोटिक्स, एआई अगर इंक्लूड है तो हम सारे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं, तो इसकी एक्सपर्टीज़ है। पिछले दिनों एक हना उड़क का इलाका है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर सरूज साहब को कॉन्टैक्ट किया, उनको बताया कि हना उड़क में यूएनडीपी चाह रही है कि कुछ हज़ार के करीब घर बनाए, और वो जो घर हैं वो क्या कहते हैं इस तरह के होने चाहिए कि वो क्लाइमेट चेंज की वजह से वो एरिया बहुत अफेक्टेड है। वहाँ पे लास्ट ईयर जो सैलाब और क्या कहते हैं अर्थक्वेक्स आते हैं, अर्थक्वेक 4-5 रेक्टर का तो बहुत नॉर्मल है, तो वो पूरा इलाका फॉल्ट लाइन पे है, तो वो 1000 घरों पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है गरीबों के लिए, यानी एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। तो उनकी क्या गारंटी है कि वो टिकेंगे? तो उनको तकरीबन 9-10-11 रेक्टर स्केल तक सर्वाइव करना चाहिए। अच्छा, अब वो डिज़ाइन तो बहुत अच्छा तैयार कर लिया क्योंकि हमारे यहाँ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर लोधी एंड द प्रेस्टीजियस प्रोफेसर। मगर द थिंग इज उसको टेस्ट कैसे करें? तो टेस्ट करने के लिए जब हमने देखा कि वो जो मशीन्स हैं हम खरीदते हैं वो तकरीबन 5-8-10 करोड़ की हैं, डिफरेंट 5 टन की मशीन भी, यानी 5000 किलोग्राम को भी टेस्ट करने के लिए इतनी महंगी, फिर लाना, फिर एलसीज के प्रॉब्लम। तो व्हेन ही चूज मी एंड माय टीम टू बीइंग एन ऑटोमेशन लीड, मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर हमने कहा सर इसको हम मंगवा लेते हैं मगर इतने पैसे ही नहीं है, तो हम वाइस चांसलर ने कहा कि व्हाई कांट वी डेवलप हियर? तो हमने माशाल्लाह उसको लोकली डेवलप किया बहुत ही लिमिटेड मनी में, 2.5 मिलियन 20-25 लाख रुपए में। और उस मशीन ने क्या किया कि वहाँ पे हमने उस मशीन में रियल टाइम डेमो वज़ीर आला बलूचिस्तान को दिया यूएनडीपी के ऑफिसर्स के साथ। जो घर वीक था
वो तकरीबन फ़ौरन ही 8-10 रेक्टर पे गिर गया, और जो मजबूत था उसने पूरा टेस्ट किया, और बहुत एक अच्छी सक्सेस स्टोरी। और वहाँ पे यानी उस जगह पे जाके इस तरह का परफॉर्म करना, उसके बाद ऑफ कोर्स आई होप कि मैं थोड़ा फॉलो अप नहीं ले सका, बट आई होप कि यूएनडीपी वाज देयर और उन्होंने देखा बाकायदा कि कैसे हमने जो प्रपोज हाउसेज हैं उनकी टेस्टिंग की, और ये एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ दीगर कंट्रीज में और वो अपने मतलब स्कॉलरशिप पे। तो मुझे ये बताएं, आप तो माशाल्लाह खुद जो है लोगों को ट्रेन करते हैं, बताते हैं, खुद एक्सपर्ट हैं, तो यकीनन बाहर से भी बड़ी अच्छी अच्छी ऑफर्स आई होंगी, आ जाएं आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप हमारे मुल्क आ जाएं, कुछ इस तरह का रहा है सिलसिला? बिल्कुल ऐसा, इसमें कोई यानी आपको यूं समझ लें कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों तरफा है, कि अगर मैं कहीं अप्लाई करना चाहूँ तो चांस, यानी यूं समझ लें कि आई थिंक 10 आउट ऑफ 100 सिलेक्शन मेरी अपनी मर्जी की हो सकती है, मगर मेरे ख्याल में हर चीज़ का एक टाइम होता है। आप बाहर ज़रूर जाएं, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ आपको, आप बाहर ज़रूर जाएं, मगर आपका जाने का जो तरीक़ेकार है ना वो बहुत ऑर्गेनिक और बहुत ओरिजिनल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं और वहाँ जाके जो उनकी एलीट है या उनकी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसका कोई पार्ट बन के और फिर आप अपने कंट्री को पे बैक करते हैं। देखें, जैसे आप आपने अपने पीएचडी आपके साउथ कोरिया जी आपने जी बिल्कुल, उनके आप अपने नेबर कंट्रीज को भी देख लें, कि जो चाइना की आप देखेंगे आपको हैरत होगी कि चाइना में भी यही है कि वहाँ पे जो लोग वहाँ बाहर एक ज़माने में जाते थे साउथ कोरिया में बाहर पढ़ने। मेरा अपना सुपरवाइजर यूएस से पढ़ा हुआ था, फिर 90s में वो करके वापस आए तो उन्होंने आपको अपने कोरिया कंट्री को डेवलप किया। प्रोबेबली सिमिलर एग्जाम्पल है हमारे पास राइजिंग इंडिया है। तो आप जाके फिर आप इस लेवल पे वहाँ मौजूद हो कि आप अपने, तो फिर आप जाना बाहर बुरी बात नहीं है, मगर अगर आप कोई रीजन से जा रहे हैं जिसके बाद आप भी मजबूत हो और आपका कंट्री, क्योंकि देखें दोनों चीजें साथ चलती हैं। ऐसा बहुत कम हो सकता है कि मैं मजबूत हो जाऊं तो कंट्री नहीं हो, या कंट्री हो तो आप नहीं हो। तो आपको इस माइंडसेट से जाने की जरूरत है। और इन द मीनवाइल जो मेरे साथ जो बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं वो भी इसी माइंडसेट से जाते हैं कि उन्होंने वहां जाके कोई अपना काम करना है, कोई मुल्क का नाम रोशन करना है, एंड होपफुली अगर अपॉर्चुनिटीज अच्छी हुई किसी अच्छे लेवल पे, डिसीजन मेकिंग लेवल पे कोई काम पे, तो वो वापस आए और फिर कंट्री को सर्व करें, व्हाई नॉट। तो रीजन आपका बहुत जेन्युइन होना चाहिए जाने के लिए। जी, आई जस्ट वांट टू नो कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप बड़ा फोकस्ड हैं आने वाले दिनों में हमारे मुल्क के लिए या दुनिया भर के लिए कुछ बेहतरी ला सकते हैं, कुछ आपका इरादा है इस पे काम करने का? जाहिर सी बात है, एक होता है आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करना आ गई, मगर कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपकी पाकिस्तानी सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, तो उसको पाकिस्तानी सोसाइटी का मिजाज समझना जरूरी है। कोविड आया, कोविड ने पूरी दुनिया को इक्वली हिट किया, पाकिस्तान को भी हिट किया, बल्कि हमने देखा कि डेवलप कंट्रीज में ज्यादा अमवात हुई। ऐसा ही है। इटली में हुई, इंडिया को ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके, अमेरिका में बहुत अमवात हुई, वो तो इक्वली था। मगर हमने जब वहां पे देखा तो हमने देखा हमने वेंटिलेटर बहुत बड़ी चीज बना ली पाकिस्तानी इंडस्ट्री की या लोकल मार्केट की, तो जो बहुत ऑर्डर्स सारी बाहर से चीजें। आए मतलब? जी जी बिल्कुल। एक्चुअली इसका ये होता है कि इनकी ना अप्रूवल्स बहुत डिफिकल्ट है, इतनी आसान नहीं है। जाहिर सी बात है, वेंटिलेटर आपके ह्यूमन लंग पे लगता है, तो जो भी चीज़ जहाँ पे भी ह्यूमन बॉडी या कोई लाइव आप समझ लें लिविंग थिंग आ जाती है, उसकी अप्रूवल्स डिफिकल्ट होती हैं। तो उसके प्रोसेस में वेंट हैं। अब हम लोग खुद कोई समझ रहे हैं कि यहाँ लोकली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप हो, कोई और तमाम चीज़ें हो, तो हमारा एक पार्ट का काम पूरा है। मतलब ये बहुत आसान है कि आप वेंट को ले आएँ और यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप करें। जिस तरह से बिजनेसेस हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, जो बिजनेसमैन है, आपने खुद बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हेल्प चाहिए होती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, ये आसानी के लिए, तो वो भी आपसे ही राब्ता करते हैं। कुछ ऐसा ही होता है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। असल में हम एंटरप्रेन्योरशिप साइड पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व कर रहे हैं। मैंने खुद इस चीज़ को देखा है कि पहले लोग बिजनेस करते थे तो लोग डिस्करेज करते थे, आजकल दौर चेंज हो गया, लोग बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस में भी एंटरप्रेन्योरशिप वो बिजनेस है जिसमें जो हाई रिस्क बिजनेस है, कि आपका बहुत ज़्यादा रिस्क है कि आप फेल हो जाएंगे, अगर सक्सेसफुल हो गए तो फिर आप मिलियंस में कमाएंगे। तो अभी हमारा कंट्री ज़्यादातर जा रहा है ऐप साइड पे, एप्लीकेशंस बनाते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, और कोई मिसाल के तौर पे उबर कर लिया आपने, बाइक वगैरह। मगर एक्चुअली अगला जो दौर आने वाला है वो सारा हार्डवेयर बेस है, टेक्नोलॉजी बेस है। अच्छा, कि ये मेरे लिए ये कैसे? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें ना, आप एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बीमार हैं तो आपको कोई मशीन चाहिए जो हार्डवेयर है, वेंटिलेटर। आपको कहीं जाना है तो आपको गाड़ी चाहिए एक्चुअली। यानी हमारे पास जो माइंडसेट है ना वो मेजर ज़्यादातर सॉफ्टवेयर बेस्ड है। हार्डवेयर बेस पे थोड़ा सा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। हार्डवेयर बेस में असल में रिटर्न्स बहुत देर से आते हैं, क्योंकि हार्डवेयर जाएगा मार्केट में, उसके लिए मैन पावर, फिर उसकी स्किल्स डेवलप करना। कंप्यूटर साइंस में पाकिस्तान ये रीजन इसीलिए इफेक्टिव है क्योंकि आप एक पीसी लें और ये चीज़ें डेवलप कर लें, वो भी आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। मगर हार्डवेयर साइड पे थोड़ा सा जाने में टाइम लगता है, इसीलिए इन चीज़ों की जो कमर्शियल अप्रूवल है ना वो टाइम लगता है उनमें आने में। इनकी सक्सेस स्टोरी आपको पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी इस डायरेक्शन में काम करें, ताकि जितनी भी हार्डवेयर लेवल पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की, डिज़ाइन इंडस्ट्री की, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे टेक्सटाइल के हों, हेल्थ केयर के, उनको सॉल्व
सॉल्व करें और फिर इसी डायरेक्शन में ये कंट्री आगे जा सकता है। अगर आप गौर करें बड़े बड़े ममालिक तो वो ज़्यादातर चीज़ें आपको सब एक्सपोर्ट क्या करते हैं, वो सब मेजरली आपको हार्डवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, और सॉफ्टवेयर में अगर आप देखें उनकी चीज़ें आप यूज़ करते हैं वो लाइसेंस करते हैं यूजुअली, तो ऐसा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है अपनी फील्ड को रखते हुए, और हमने तो जिस तरह से हमारा यही कहना है कि माशाल्लाह से आप एम्बेसडर हैं, जहाँ जिधर भी जाते हैं डेफिनेटली आप, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के इंजीनियर हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। अब मुझे बताएं, क्योंकि मैंने जिससे आगाज़ में भी कहा था कि जब हम बात करते हैं अपनी यहाँ की इस दौर की टेक्नोलॉजी की, और बहुत सारी दुनिया जो है वो चेंज हो रही है, तो वहाँ पे हम समझते हैं कि हम बहुत पीछे हैं एज अ डेवलपिंग कंट्री। लेकिन आपका एक्सपीरियंस को रखते हुए आपने वहाँ गए, पाकिस्तान का नाम बताया कि नहीं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो भी हमारी रिसर्च है वो इस काबिल है कि इंटरनेशनल लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो मुझे अब ये बताएं कि अब वो जब आपसे मिलते हैं, आपके साथ काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि भाई इतने पाकिस्तानी इतने टैलेंटेड हैं, इतना बेस्ट काम करते हैं, वो कैसे, वो एक्सपीरियंस या फीडबैक अगर आप प्लीज शेयर करना चाहें। देखें, जब आप रिसर्च इनोवेशन और इस फील्ड में जाते हैं तो मैं नहीं समझता कोई बंदा किसी से आगे होता है। तो बिल्कुल ऐसा हमें होता है। यहाँ पे हम इवन कि जिस जगह पे हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पे अभी 1 साल पहले कोई तकरीबन यूके से और जर्मनी और फ्रांस की पूरी एक टीम आई थी, ब्रिटिश काउंसिल की मोबिलिटी के थ्रू 2-3 पूरी की पूरी टीम्स आई थी, गोरे आए थे, उन्होंने बाकायदा हमारे साथ पूरी कोलैबोरेशंस की, विजिट किया, हमने उनको टॉक्स दी, उन्होंने हमारे साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग टॉक की कि अब हम आगे कैसे जा सकते हैं। हमने रोबोटिक्स और एआई पे जो जेंडर इश्यूज हैं उन पे पेपर पब्लिश किए, मकाले पब्लिश किए टुगेदर, पूरी दुनिया में जो इश्यूज हैं, नॉट फॉर पाकिस्तान ओनली। तो इस तरह की तमाम काम किए। तो अब जब रिसर्च होती है तो उसमें आपको तकरीबन बराबर लेवल की बात होती है। दूसरे नंबर पे एक और चीज़ नोट करें, पाकिस्तान दुनिया का 5वां 6ठा बाय पॉपुलेशन कंट्री है, तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट भी है। तो उनके पास भी बहुत सारे अपनी चीज़ों को इश्यूज डिस्कस करने के लिए दे रियली वांट टू गो टू पाकिस्तान, और यहाँ पे हम अच्छी खासी चीज़ों के इंपोर्टर भी हैं। तो हम समटाइम अपने आप को बहुत ज़्यादा बैकफुट पे ले जाते हैं, उनको हमारी भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि वर्ल्ड की दुनिया की सिचुएशन चेंज हो रही है। अभी आप देखें, कनाडा से मैं वैसी बात कर रहा हूँ, इंडिया का थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हुआ था, मुझे उसके वेरी नेक्स्ट वीक वी हर्ड दैट तकरीबन 1000 रिसर्च असिस्टेंट वैकेंसीज कनाडा ने पाकिस्तानियों के लिए ओपन कर दी थी। तो इतनी स्पीड से डायनामिक्स चेंज होती है। तो अगर आपने अपने बच्चों को, अपनी जनरेशंस को तैयार नहीं किया, यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं बनाई जहाँ पे बिल्कुल उनको वो एनवायरनमेंट मिले जो उनको दूसरे कंट्री में मिलता है, तो आप फिर इस वजह से आप पीछे रह जाएंगे। तो मैं इन समरी ये कहूँगा कि हमारे यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ की कमी नहीं है कि हम यहाँ नहीं डेवलप कर सकते। और पिछले कई सालों में, थैंक्स टू द हायर एजुकेशन कमीशन, उनकी भी तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने पिछले कई सालों में 20-22 सालों में इतने सारे लोगों को PhDs किए। मैंने जब PhD की थी तो मुझे तकरीबन 11 साल हो गए, तो उस वक्त यानी यंग PhDs का कंसेप्ट ही नहीं था 20-22 साल पहले। तो वो आए, उन्होंने आके फिर अपने बारे में सोचा, और यहाँ पे आके एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है फैकल्टीज में। जाहिर सी बात है, एक जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हुआ है, डिफरेंट इवॉल्व किए हम लोग, ये समझ लें एक नए तरीके से, तो मॉडर्न प्रोफेसर्स बन के, और उनके जहन में यही है कि इनोवेशन और रिसर्च और ऐसी चीज़ों में अपने आप को डालना है, और ये आगे वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उनको कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देके जाना है कि कहीं पे भी ये हमें पाकिस्तान में रहते हुए लगता है कि यहाँ की सिचुएशन बहुत अजीब हो जाती है, मगर बाहर का हमें पता थोड़ी चलता है। बाहर जहाँ पे भी जब कोई प्रॉब्लम आएगी और मुल्क के हालात अच्छे होंगे, तो आप देखिए कि लोग वापस आएंगे, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जब उनको डेवलप मिलेंगे तो वो प्रिविलेज की वजह से वो बहुत आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम जिक्र भी कर रहे थे। आप तो हर बच्चे को नाम तो पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ये है क्या चीज़ है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आज शो के तवज्जो से अगर मुख्तसर से अगर आप क्लियर कर देंगे ये होती क्या है इसका, जो लोग इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। जी, मैं आपको आसान वर्ड्स में जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो बता देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट अब लाइफ की हर जगह है। जिस चीज़ के अंदर भी आप स्मार्ट वर्ड लगा देना, हमारे पाकिस्तान में स्मार्ट ब्यूटीफुल को कहते हैं, मगर स्मार्ट का मतलब है एक्टिव, क्लेवर, जो कि अपने फैसले खुद कर सके, उसको आप कोड करते हैं। जैसे ये रोबोट है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, खुद ही दीवार देख के राइट टर्न हो रहा है और किसी एक सब्जेक्ट को जाके कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब है आपने इसके दिमाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली है। वो कैसे डाली है? आपने एल्गोरिथम्स और कोडिंग करके डाली है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। यानी एक्चुअली अकॉर्डिंग टू माय वाइस चांसलर डॉक्टर लोधी के व्हील के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड है वो कंप्यूटर्स हैं। तो कंप्यूटर्स आए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है। तो अब आपने आजकल देखा होगा न्यूज़ एंकर हैं, वो आप AI बेस्ड आप बना दें, उनके पास एक
पोर्टफोलियो क्रिएट कर दें, अगर आप उनको रिटर्न में कोई चीज़ लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली वो फेस बना के उनको स्पीच प्रोसेसिंग के थ्रू उनको पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप अपनी लैंग्वेजेस को रिवाइव कर सकते हैं, आप अपने रोबोट्स के साथ एआई बेस्ड ऑपरेशन ले सकते हैं। अगर आपकी एआई बिगड़ेगी तो फिर नुकसानात भी होंगे। तो आपकी एआई कंट्रोल्ड अगर है तो आप अपनी मशीनिंग ऑटोमेशन को खुद कर सकते हैं। कोई आप ऐसा माहौल बना सकते हैं कि आप ऑटोमेटिकली कहीं से गुजरें तो आपकी हैबिट्स को जानते हुए एसी अपने टेम्परेचर्स को एडजस्ट करे। आपके घर के अंदर जाके आप एआई के थ्रू अपने टाइमिंग्स को देख के आपके घर की ऑटोमेशन जो है, गीजर्स ऑन होना है और दूसरी चीज़ें खुद ब खुद हों, आपको पता हो कि आप जब जाएं घर में नहीं हो तो ऑटोमेटिकली कोई चीज़ें आपकी बंद होना शुरू हो जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम अ वेरी बेसिक टू अ वेरी एडवांस लेवल। क्या करना चाहिए, किस तरह से ख्याल करना चाहिए, जो भी आप पैगाम देना चाहें, क्योंकि आप मुझसे कोई बात करना चाह रहे, मैं समझती हूँ वो बात मेरे नाजरीन के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको भी एक एग्जांपल देता हूँ। चाइना में एक डिजास्टर हुआ जिसके बाद ना वहाँ की बैकअप पावर जो है ना बंद हो गई। तो वहाँ के लोग दिखा रहे थे, वीडियोस में आए हुए थे कि वो ना एक चार्जिंग स्टेशन पे कि मोबाइल चार्ज होगा, क्योंकि उनके पास हार्डकोर कैश ही नहीं था। तो वो जो भी अपनी पेमेंट्स करते थे वो मोबाइल फोन से करते। तो अब मोबाइल जब चार्ज ही नहीं है तो उनकी वो कह रहे हैं आप हमसे पैसे ले लें, मगर पैसे वो कैसे ट्रांसफर करें, बिकॉज दे डोंट हैव कैश। अपने सिस्टम्स को आपने स्मार्ट करना है, इस कॉस्ट पे नहीं कि खुद आप डम हो जाए। तो आपको अपने बैकअप्स बनाने पड़ेंगे। तो एआई या तमाम चीज़ें, मैं आपको यही बता रहा हूँ, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी परफॉर्मेंस, आपका लाइफ स्टाइल, आपकी चीज़ें इंप्रूव करने के लिए, रादर देन कि आपको सुस्त या फिर आपको यूं कह लें कि किसी और मुसीबत में डालने से। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे आपने पैगाम तो हमारे नाजरीन को दिया, ये सवाल मुझे पहले करना चाहिए था, आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं बता दें प्लीज। मैं आपको बता देता हूँ। मेरी वाइफ नाराज भी होती हैं अक्सर, क्योंकि मैं अक्सर टांगों की इंजरी लेके बैठा था। मैं लास्ट वीक भी हार्ड बॉल क्रिकेट खेलने गया था और 16 बॉलों पे मैंने 39 रन्स बनाए। मैंने कहा पाकिस्तान टीम तो आजकल ज़रा स्ट्रगल करती है, तो मैं कम से कम अपने आप को मोटिवेट रखूँ। और इसके अलावा मौका मिलता है तो थोड़ी सी जिम एक्टिविटी और थोड़ी सी यूँ कह लें कि डाइट प्लान्स पे काबू रखते हैं। क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर मैं डीमोटिवेट कैसा रह सकता हूँ, जब मैं अच्छा फील करूँ। अच्छा फील मैं अपना अच्छा ख्याल करके कर सकता हूँ। अगर मैं अच्छा फील करूँगा तो मेरे साथ जो बच्चे हैं, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो वो अच्छा फील करेंगे। तो अक्सर का मोटिवेशन आपके अपने हाथ में होता है। आप अगर बेहतर रहेंगे तो आपके लोग जिनको आपसे उम्मीदें हैं, क्योंकि जब आप काम करते जा रहे हैं तो आप पे जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। अब वो जिम्मेदारियां अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे और काम लेते जाएंगे तो वो एक दिन चिड़चिड़ापन बन जाएगा और आप रोल मॉडल की जगह कोई और मॉडल बन जाएंगे उनके लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ और क्या कहते हैं, और ये तमाम चीज़ों का, और फिजिकल हेल्थ के लिए पूरी कोशिश करें, अपने लिए बाकायदा टाइम निकालें, जिमिंग और तमाम चीज़ें, पॉजिटिव एनर्जी लाएं, पॉजिटिव लोगों में बैठें, और जो नेगेटिव लोग हैं उनको आप अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें। बिल्कुल, ठीक है। वो मैं पिछले दिनों एक बात कह रहा था कि आप अपना ना सिग्नल पकड़ के रखें और नॉइज जो है ना फिर आपके करीब करीब नहीं आएगी। नहीं, आपने बात बिल्कुल ठीक की। मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे लगा कि प्रोफेसर हैं, डेफिनेटली कोई बाल वाइट होंगे, एक एज में आप तो होंगे, लेकिन सारे जो मेरे जो ख्यालात थे वो आपने गलत साबित कर दिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी डॉक्टर रियाजुद्दीन साहब। और आप इनकी गुफ्तगू को अगर गौर से सुने, मैं सही बात मैं हमेशा कहती हूँ, अपने मुल्क को ब्लेम ना किया करें, हमारे मुल्क ने ये किया वो किया। अगर आप खुद टैलेंटेड हैं, अगर आपने खुद कुछ करना है, तो आप यकीन माने दुनिया आपके पीछे आएगी। तो मैं यही कहूंगी कि आप जो है अपने मुल्क का नाम रोशन करें। वो जो चीज़ खुदा ने, अल्लाह ताला ने आपको जो भी सलाहियतें दी हैं, अपने अंदर नहीं रखें, बाहर निकाल कर आएं, चाहे वो किसी भी फील्ड में रहकर काम करें। लेकिन क्योंकि आप सब लोग एम्बेसडर हैं, क्योंकि अगर जैसे ही आपने पाकिस्तान की जो है आपने बॉर्डर छोड़ा और किसी और मुल्क में गए, तो आप ये ना समझे कि आपके नाम से लोग जानते हैं, लोग आपके मुल्क के नाम से जानते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाजत दीजिएगा।